तारीख थी 7 दिसंबर 2013। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन पंजाब के लुधियाना जिले में रहने वाली हरप्रीत कौर के लिए ये दिन बहुत खास था। इसी दिन उनकी शादी कोलकाता के एक अमीर परिवार के बेटे हरप्रीत सिंह से होने वाली थी। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और दोनों परिवारों ने लुधियाना के सबसे महंगे होटल को बुक कर लिया था। इसके अलावा हरप्रीत कौर के पिता जसवंत सिंह ने शादी के दिन के लिए अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों को जिम्मेदारियां बांट दी थी। उन्होंने अपने एक बेटे को यह काम दिया था कि वो अपनी बहन हरप्रीत कौर को ब्राइडल मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर ले जाए। 7 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे हरप्रीत अपने भाई के साथ लैक्मे सैलून गई ताकि वो अपनी शादी के लिए तैयार हो सके। हरप्रीत अंदर जाकर मेकअप शुरू कराने लगी, जबकि उसका भाई बाहर कार में इंतजार कर रहा था। 2 ब्यूटिशियन हरप्रीत का मेकअप करने लगी और जैसा कि हम जानते हैं, ब्राइडल मेकअप में काफी समय लगता है, इसलिए इसमें भी समय लग रहा था। करीब 9 बजे तक हरप्रीत का मेकअप आधे से ज्यादा हो चुका था और वो काफी खुश नजर आ रही थी। लेकिन ठीक उसी समय लगभग 9 बजे एक आदमी अपने चेहरे को कपड़े से ढककर सैलून के अंदर आया। उसके हाथ में एक मग था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने हरप्रीत को इस तरह आवाज दी जैसे वो उसे अच्छी तरह से जानता हो। उसे पहले से ये भी पता था कि हरप्रीत मेकअप करवा रही है। फिर वो उसके पास गया और कहा, हमने तुम्हें पहले ही मना किया था कि किसी भी हालत में ये शादी मत करना, लेकिन ना तुमने और ना ही तुम्हारे पिता ने हमारी बात सुनी। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये कहकर उसने एक मुड़ा हुआ कागज उसकी तरफ फेंका और उसे पढ़ने को कहा। यह सुनते ही हरप्रीत की खुशी अचानक तनाव में बदल गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उस आदमी ने मग में भरा हुआ तरल उसके चेहरे पर फेंक दिया और सैलून से भाग गया। बाहर लगभग 20 कदम की दूरी पर खड़ी कार में बैठकर वो तुरंत वहां से फरार हो गया। उधर सैलून के अंदर से हरप्रीत की तेज चीखें सुनाई देने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसका भाई घबराकर अंदर भागा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। उस आदमी ने उसकी बहन के चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। जिस मग को वो आदमी पकड़े हुए था, उसमें एसिड था और उसने वो सीधे हरप्रीत कौर के चेहरे पर फेंक दिया था। उस दौरान कुछ छींटे उन 2 ब्यूटिशियनों पर भी पड़े जो उसका मेकअप कर रही थी, लेकिन हरप्रीत कौर की हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी। ये देखकर लैक्मे सैलून के मैनेजर ने तुरंत इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर पर कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द आने को कहा। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और हरप्रीत कौर को उन दोनों ब्यूटिशियनों के साथ पास के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी दौरान हरप्रीत के भाई ने अपने माता पिता को फोन करके बताया कि उसकी बहन की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। यह खबर सुनते ही हरप्रीत के पिता जसवंत सिंह और मां देवेंद्र कौर पूरी तरह से हिल गए। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसी समय उनका बेटा उन्हें जल्दी से अस्पताल आने के लिए कह रहा था। जब हरप्रीत के माता पिता डीएमसी अस्पताल पहुंचे तो अपनी बेटी की हालत देखकर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उस समय हरप्रीत के चेहरे, छाती और पेट पर गहरे जलने के घाव थे और उसके शरीर का लगभग 48% हिस्सा जल चुका था। हरप्रीत अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर एसिड के असर को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उसके माता पिता ने हरप्रीत के मंगेतर हरप्रीत सिंह और उसके परिवार को इस घटना की जानकारी दी। उस समय वे लोग शादी के लिए होटल जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये खबर सुनकर उन्हें जोरदार झटका लगा। दूसरी तरफ हरप्रीत का मेकअप कर रही दोनों ब्यूटिशियनों के हाथों पर भी थोड़ा एसिड गिर गया था, इसलिए डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और कुछ ही समय बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। तब तक हरप्रीत कौर के परिवार ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस सबसे पहले उस लैक्मे सैलून पहुंची जहां हरप्रीत पर एसिड अटैक हुआ था। वहां पहुंचकर पुलिस ने देखा कि जिस कुर्सी पर हरप्रीत बैठी थी वो एसिड की वजह से खराब हो चुकी थी और फर्श पर भी एसिड फैला हुआ था। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को वो कागज का टुकड़ा भी मिला जो हमलावर ने एसिड फेंकने से पहले हरप्रीत की ओर फेंका था। जब पुलिस ने उस कागज को खोलकर पढ़ा
तो वो एक लव लेटर जैसा लगा। उस लव लेटर में लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी तुमने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। अगर हमारी शादी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और से भी शादी नहीं करने दूंगा। हालांकि जब पुलिस ने सैलून के बाकी कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमलावर ने हरप्रीत से असल में कहा था, हमने तुम्हें पहले ही इस शादी को ना करने की चेतावनी दी थी और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पुलिस को शक हुआ कि हमलावर ने जानबूझकर लव लेटर फेंका था ताकि उन्हें गुमराह किया जा सके। और वैसे भी शादी से पहले हरप्रीत कौर का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हमलावर ने हरप्रीत पर एसिड क्यों फेंका, वो भी उसी दिन जब वो शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाली थी। इसी दौरान पुलिस को हरप्रीत कौर के परिवार से बातचीत में पता चला कि जसवंत सिंह के घर के सामने पुरुषों के बाल काटने का एक छोटा सा सैलून था। इस परिवार में जसवंत सिंह, उनकी पत्नी देवेंद्र कौर, उनकी बड़ी बेटी हरप्रीत कौर और 2 छोटे बेटे थे। एक का नाम दलजीत सिंह और दूसरे का अर्शदीप सिंह था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। हालांकि जसवंत सिंह के बेटों के काम के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन साल 2013 में परिवार को हरप्रीत की शादी की चिंता होने लगी और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार हरप्रीत के परिवार को रंजीत सिन्हा के बेटे हरप्रीत सिन्हा के बारे में पता चला, जो कोलकाता में रहता था। कोलकाता हरप्रीत के होमटाउन बरनाला से करीब 1097 मील दूर था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच हरप्रीत सिन्हा और हरप्रीत कौर की शादी को लेकर बातचीत शुरू हो गई। हालांकि रंजीत सिंह मूल रूप से लुधियाना जिले के दोराहा शहर के रहने वाले थे, लेकिन बिजनेस के कारण उनका पूरा परिवार कोलकाता में शिफ्ट हो गया था। रंजीत सिन्हा के 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा पहले से शादीशुदा था और अब वे अपने छोटे बेटे हरप्रीत सिन्हा के लिए एक अच्छी, संस्कारी और समझदार बहू की तलाश कर रहे थे। जब दोनों परिवार मिले और हरप्रीत सिंह व हरप्रीत कौर ने कुछ समय आपस में बात की तो सभी को लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसी वजह से मार्च 2013 में, यानी शादी से करीब 9 महीने पहले, दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया और दोनों परिवारों ने इसकी तैयारी बिल्कुल शादी की तरह की थी। उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई, जो 7 दिसंबर 2013 रखी गई। समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था और शादी का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही जसवंत सिन्हा को धमकी भरे फोन आने लगे। उन कॉल्स में कहा जा रहा था, किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी उस परिवार में मत करना, वरना तुम्हारे परिवार के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद जसवंत सिंह ने कोलकाता में रंजीत सिन्हा को फोन करके बताया कि उन्हें लगातार ऐसी धमकियां मिल रही हैं जिनमें उनकी बेटी की शादी रोकने के लिए कहा जा रहा है। जसवंत सिंह ने यह भी पूछा कि कहीं ये कॉल उनके किसी दुश्मन की तरफ से तो नहीं आ रहे। इस पर रंजीत सिंह ने जवाब दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे हर महीने दर्जनों धमकियां मिलती हैं, लेकिन उनका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। ये भी शायद ऐसी ही कोई छोटी मोटी धमकी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जसवंत सिन्हा को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन फिर भी उन्हें लगातार ऐसे फोन आते रहे जिनमें उनकी बेटी की शादी रोकने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जसवंत सिंह ने इन धमकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शादी की तैयारियों में लग गए। लेकिन आखिर में जिस आदमी ने धमकियां दी थी उसने सच में उन्हें पूरा कर दिया। अब हरप्रीत कौर डीएमसी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। 7 दिसंबर को हरप्रीत के साथ हुई इस घटना ने सिर्फ लुधियाना जैसे बड़े जिले को ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब राज्य को हिलाकर रख दिया। बरनाला शहर का हर व्यक्ति इस घटना से गुस्से में था और लोग सड़कों पर उतरकर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके साथ ही लोग उस समय की पंजाब सरकार से ये सवाल भी पूछने लगे कि आखिर हमलावरों को इतनी आसानी से एसिड कैसे मिल गया। वहीं दूसरी तरफ हरप्रीत का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी से किसी की इतनी क्या दुश्मनी हो सकती है कि उस पर इतनी बेरहमी से हमला किया जाए। लेकिन पुलिस को इस हमले के सिर्फ 2 दिन बाद,
यानी 9 दिसंबर को कुछ अहम सबूत मिल गए। धमकी भरे फोन कॉल्स की जांच के दौरान पुलिस ने रंजीत सिन्हा के परिवार से भी पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने हरप्रीत सिन्हा की मां से सवाल किए तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी बड़ी बहू अमृतपाल कौर का फोन आया था। उस कॉल में अमृतपाल ने हरप्रीत सिन्हा की शादी की बधाई दी और फिर पूछा कि उनकी होने वाली बहू कहां की रहने वाली है। इसके अलावा उसने ये भी सामान्य तरीके से पूछ लिया कि हरप्रीत कौर किस समय ब्यूटी पार्लर जाने वाली है। ये बात पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग साबित हुई। इसके आधार पर पुलिस ने तुरंत अमृतपाल कौर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। जांच में पता चला कि 6 और 7 दिसंबर को वो एक आदमी परविंदर सिन्हा के साथ लंबे समय तक फोन पर बात कर रही थी। इसके अलावा जब पुलिस ने अमृत की लोकेशन हिस्ट्री चेक की तो कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस को पता चला कि 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अमृत हरप्रीत के शहर बरनाला में ही मौजूद थी। इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अमृतपाल कौर को फोन किया, लेकिन जैसे ही उसे पुलिस का कॉल आया वो घबरा गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगी। उसने फोन तो उठाया, लेकिन जब पुलिस ने उससे सवाल पूछने शुरू किए तो उसने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस का पूरा शक अब अमृतपाल पर चला गया। इसके बाद पुलिस पटियाला शहर के रंजीत नगर इलाके में एक घर पहुंची जो बरनाला से करीब 61 मील दूर था। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, एक आदमी अमृत के घर की छत से कूद गया, जिससे उसकी टांग की हड्डी टूट गई। हालांकि पुलिस ने उसे वही गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ अमृतपाल कौर और 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर उन्हें लुधियाना लाया जाने लगा। पुलिस जब अमृतपाल और उसके साथियों को बरनाला पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, उसी समय डीएमसी अस्पताल में डॉक्टरों को हरप्रीत का इलाज करने में काफी दिक्कत हो रही थी। अस्पताल में जलने के घावों के इलाज के लिए जरूरी आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं थे। हरप्रीत को जल्दी ठीक होने के लिए अब सर्जरी की जरूरत थी। इसलिए दयानंद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसे नवी मुंबई के नेशनल बर्न सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद 12 दिसंबर 2013 को लुधियाना जिले के पुलिस कमिश्नर खुद अपनी टीम और हरप्रीत के कुछ परिवार वालों के साथ फ्लाइट से करीब 1040 मील की दूरी तय करके नेशनल बर्न सेंटर पहुंचे। वहां पहुंचते ही हरप्रीत का इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सरकारी फंड के जरिए उसके इलाज का खर्च उठाने में भी मदद की। इस दौरान हरप्रीत की 2 बड़ी सर्जरी हुई। पहली सर्जरी उसके चेहरे और गर्दन पर की गई, जो पूरी तरह सफल रही। इसके बाद वो धीरे धीरे फिर से बोलने लगी। पहली बार उसके परिवार को उम्मीद जगी कि उनकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी दूसरी सर्जरी में देरी हो गई और इसी वजह से हरप्रीत की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नवी मुंबई के एनबीसी अस्पताल में 14 दिनों तक चले गहन इलाज के बावजूद हरप्रीत को बचाया नहीं जा सका। आखिरकार 27 दिसंबर 2013 को उसने अपनी गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी मौत का कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, क्योंकि एसिड उसके अंदरूनी अंगों को भी बुरी तरह प्रभावित कर चुका था। उसका पोस्टमार्टम नवी मुंबई में ही किया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस हरप्रीत कौर के शव को हवाई जहाज से वापस बरनाला ले आई, जो घर कभी एक भव्य शादी का गवाह बनने वाला था। वहां अब मातम पसरा हुआ था। हरप्रीत का अंतिम संस्कार उसके गांव में किया गया। इस खबर ने न सिर्फ उसके माता पिता को सदमे में डाल दिया, बल्कि लुधियाना जिले के लगभग हर व्यक्ति को गहरे दुख में डाल दिया। हरप्रीत की मौत के बाद लोग अमृतपाल और उसके साथियों पर बेहद गुस्से में थे। पुलिस ने भी आरोपियों से इस भयानक अपराध के पीछे की वजह जानने के लिए सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। तभी पुलिस को पता चला कि अमृतपाल रंजीत सिन्हा के बड़े बेटे तरनजीत सिंह की पत्नी थी। साल 2003 में उसकी शादी तरनजीत सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे अमृतपाल का परिवार पर दबदबा बढ़ने लगा और उसके ससुराल वाले बदनामी के डर से उसे कुछ कहने से बचते रहे। लगातार झगड़ों से परेशान होकर तरनजीत अपनी पत्नी अमृतपाल के साथ विदेश चला गया। वहां जाकर अमृतपाल के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया और उसने 2 बच्चों को जन्म भी दिया। विदेश में उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी,
और वे कई सालों तक भारत से बाहर ही रहे। 2 बेटों के जन्म के बाद तरनजीत ने परिवार के बिजनेस में मदद करने के लिए भारत लौटने का फैसला किया। उसे लगा कि अब बच्चों के आने के बाद उनके बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोलकाता पहुंचने के बाद उनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए, यहां तक कि बात तलाक तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों के बीच तलाक का केस कुछ समय तक कोर्ट में चलता रहा। अंत में बच्चों की कस्टडी तरनजीत सिंह को मिल गई। वही तलाक के समझौते के तहत अमृतपाल ने तरनजीत और उसके परिवार से $70 लाख, लगभग 81,97,000 रुपए और लुधियाना शहर में एक फ्लैट गुजारे भत्ते के रूप में लिया। तलाक के बाद अमृतपाल पूरी तरह आजाद हो गई और उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से उसने कुछ सालों तक अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया और उसे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि अकेलेपन के चलते साल 2013 में उसने वेस्ट लंदन में रहने वाले एक एनआरआई अमरिंदर सिंह से शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद अमरिंदर सिंह वापस लंदन लौट गया और अमृतपाल फिर से अपने माता पिता के साथ रहने लगी। शादी के बाद अमरिंदर सिंह ने अमृतपाल से सभी रिश्ते तोड़ लिए। इसके कारण अमृतपाल बहुत परेशान रहने लगी और इसी दौरान उसकी मुलाकात परविंदर सिंह से हुई। हालांकि परविंदर, जिसे पवन के नाम से भी जाना जाता था, एक ऐसा व्यक्ति था जो कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था और एक लोकल गैंग के साथ काम करता था। इसी वजह से उसके अपने पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अमृतपाल को पवन में कुछ ऐसा दिखा जो उसे अपनी ओर आकर्षित करता था। धीरे धीरे अमृतपाल और पवन के बीच गहरा रिश्ता बन गया और वो उस पर नियंत्रण भी करने लगी। इसी दौरान एक दिन अमृतपाल को पता चला कि उसके एक्स हस्बैंड तरनजीत के छोटे भाई हरप्रीत सिंह की शादी होने वाली है। अमृतपाल अभी भी इस बात से गुस्से में थी कि उस परिवार ने उसे अपने साथ नहीं रहने दिया। इसलिए उसने तय किया कि वो उस घर में किसी दूसरी लड़की को बसने नहीं देगी। उसने किसी तरह कोलकाता में रहने वाले सिन्हा परिवार के एक नौकर से संपर्क किया और उससे पता लगाया कि हरप्रीत सिंह की शादी हरप्रीत कौर नाम की लड़की से होने वाली है, जो लुधियाना जिले के बरनाला शहर के रहने वाली थी। इसके बाद अमृतपाल ने सबसे पहले कोलकाता में अपनी सास को फोन किया और शादी की तारीख और हरप्रीत कौर के बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल की। फिर उसने अपने ससुर रंजीत सिन्हा को फोन करके धमकी दी, ध्यान से सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे घर में दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन रंजीत सिंह ने उसकी इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया और अपने बेटे की शादी की तैयारियां जारी रखी। अब अमृतपाल के पास ना तो पैसों की कमी थी और ना ही खतरनाक योजनाओं की। उसने ये सारी बात अपने प्रेमी पवन को बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि उन्हें रंजीत सिंह के परिवार के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनके घर में फिर कभी किसी की शादी करने की हिम्मत ना हो। पवन ने अमृतपाल से कहा कि वो रंजीत सिन्हा के दोनों बेटों तरनजीत और हरप्रीत सिन्हा को मार देगा। लेकिन अमृतपाल ने उसे रोकते हुए कहा कि वे लोग बहुत अमीर हैं और अगर उनके बेटों की हत्या की गई तो पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंच जाएगी। तभी अमृतपाल के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा कि अगर हरप्रीत सिंह से शादी करने वाली लड़की के परिवार को धमकाया जाए तो शायद शादी ही रुक जाए। इसके बाद उन्होंने हरप्रीत कौर के माता पिता को कई बार धमकी भरे फोन किए, लेकिन जब इसके बावजूद भी शादी नहीं रुकी तो अमृतपाल ने एक और साजिश रची। उसने सोचा कि भले ही वो अपने पूर्व पति के परिवार को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन अगर वो हरप्रीत कौर की सुंदरता को बर्बाद कर दे तो शादी निश्चित रूप से टूट जाएगी। इस योजना पर पवन भी पूरी तरह सहमत हो गया और उसी ने हरप्रीत पर एसिड अटैक की व्यवस्था की। इसके बाद अमृतपाल, पवन, सुनप्रीत सिंह, यशप्रीत सिंह, गुरसावक और राकेश कुमार ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। अमृतपाल इतनी चालाक थी कि शादी से कुछ दिन पहले ही उसने अपनी होने वाली सास को फोन किया और बातचीत में उलझाकर यह पता लगा लिया कि हरप्रीत किस दिन और किस ब्यूटी पार्लर में तैयार होने वाली है। पूछताछ के दौरान पुलिस को बाद में पता चला कि 7 दिसंबर को अमृतपाल ने लैक्मे सैलून में भी फोन किया था। जब रिसेप्शन पर एक महिला ने कॉल उठाई
तो अमृतपाल ने खुद को हरप्रीत कौर की भाभी बताया और मेकअप का भुगतान करने के बहाने हरप्रीत की बुकिंग का समय पूछ लिया। इसका मतलब यह है कि पहले उसने हरप्रीत की मां से यह पक्का किया कि वो किस ब्यूटी सैलून में जाएगी और फिर बाद में लैक्मे सैलून में कॉल करके उसका टाइम कंफर्म कर लिया। इस तरह इन आरोपियों ने बिना किसी वजह और बिना उसकी कोई गलती के एक मासूम लड़की की हत्या कर दी। ना तो उसके परिवार ने कुछ गलत किया था और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, लेकिन एक तलाकशुदा महिला की बदले की भावना ने एक निर्दोष लड़की की जान ले ली। हालांकि इस घटना के बाद पंजाब राज्य सरकार ने एसिड की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा जो सैलून एसिड बेचते थे उन्हें हर बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन हरप्रीत कौर के परिवार के लिए उसकी मौत के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका यह था कि हमले के बाद उसके मंगेतर के परिवार ने उनसे लगभग सारे संबंध तोड़ लिए। रंजीत सिन्हा का परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। फिर भी जब हरप्रीत के पिता ने अपनी बेटी के इलाज के खर्च के लिए उनसे मदद मांगी तो उन्होंने सिर्फ $10,000 दिए, जो लगभग 8,17,000 रुपए के बराबर है। इसी वजह से हरप्रीत को सही इलाज नहीं मिल सका और बाद में उसके परिवार ने उसकी मौत के लिए रंजीत सिन्हा के परिवार और डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया। यह भी कहा गया कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसके मंगेतर हरप्रीत सिंह ने उससे एक बार भी बात नहीं की। हरप्रीत कौर की मौत के बाद उस परिवार का एक भी सदस्य उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। हरप्रीत के परिवार का मानना था कि रंजीत सिन्हा का परिवार अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अगर हरप्रीत बच जाती तो उनके बेटे को उससे शादी करनी पड़ती। लेकिन सच्चाई यह थी कि हमले के बाद हरप्रीत पहले जैसी खूबसूरत कभी नहीं रह सकती थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जितने भी सबूत और गवाह मिल सकते थे सभी इकट्ठा किए। इन सभी को अदालत में पेश किया गया और करीब 3 महीने तक केस की सुनवाई चली। आखिरकार 11 मार्च 2014 को अमृतपाल कौर, उसके प्रेमी और बाकी सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उन्हें पूरे 25 साल तक जेल में रहना होगा, जिसमें इस दौरान उन्हें जमानत या पैरोल का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप इस घटना पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।